वेस्ट मैनेजमेंट इंटरनल है, सस्टेनेबल पार्क। सर ये मिसाइल जो यहाँ बनेगी, दिस इज द शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल जो दुनिया के सारे युद्ध तो आपने सभी से निवेदन करूंगी कि कृपया करके मंच पर पधारें और साथ में श्री करण अदानी, श्री जीत अदानी और श्री आशीष राजवंशी से मैं निवेदन करती हूँ कि कृपया करके मंच पर पधारें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। अब हम हमारे माननीय अतिथिगणों का स्वागत करेंगे। मैं श्री करण अदानी से अनुरोध करती हूँ कि वे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत करें। आगे आगे छट जाइए, आगे भैया भैया भैया। मैं श्री जीत अदानी से अनुरोध करती हूँ कि वे जनरल मनोज पांडे, BBSM, ABSM, BSM, ADC का स्वागत करें। मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि कृपया करके तालियों की गड़गड़ाहट बनी रहे। मैं श्री करण अदानी से एक बार फिर से निवेदन करती हूँ कि वे श्री मनोज सिंह IIDC का स्वागत करें। श्री जीत अदानी से अनुरोध करूंगी कि एक बार फिर वे श्री नंद गोपाल गुप्ता, मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का स्वागत करें। श्री करण अदानी से मैं एक बार फिर से गुजारिश करूंगी कि वे श्री सतीश महानाल, स्पीकर लेजिस्लेटिव का स्वागत करें। मैं श्री जीत अदानी से अनुरोध करती हूँ कि लेफ्टिनेंट जनरल NH राजा सुब्रमणी, PBSM, ABSM, SM, BSM, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, सेंट्रल कमांड का स्वागत करें। श्री करण अदानी ने अपने नवीन विचारों और अग्रणी पहलों के साथ न केवल हमारे अदानी संगठन को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दिलाई है, बल्कि भारतीय शिपिंग और लॉजिस्टिक्स उद्योग को नई दिशा भी प्रदान की है। उनके नेतृत्व में अदानी पोर्ट्स ने अभूतपूर्व विकास और सफलता हासिल की है, जो उनकी दूरदर्शिता और उद्यमशीलता की गवाही देता है। अब मैं उससे अत्यंत विनम्र निवेदन करती हूँ कि वे कृपया करके दर्शकों का स्वागत संबोधन करें। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी, रिस्पेक्टेड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे, PBSM, ABSM, BSM, ADC, माननीय श्री नंद गोपाल गुप्ता जी, श्री सतीश महाना जी, श्री मनोज सिंह जी, आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी, PBSM, ABSM, SM, VSM, MGS लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह औला, UYSM, YSM, SM,
VSL. Esteemed dignitaries, respected members of the Indian Armed Forces, Indian leaders, and my dear friends, welcome. Today marks a momentous occasion, the inauguration of South Asia's largest ammunition and missile complex by Adani Defence and Aerospace. This event isn't just about bricks and mortars, it's a tangible manifestation of our collective aspiration for Atmanirbhar Bharat, a self-reliant India standing tall on global stage. Prime Minister Modi's clarion call for Atmanirbhar Bharat resonated across the nation and ignited a spirit of innovation and ambition. To quote the Honorable Prime Minister, India is not just rising, India is ascending. This ammunition and missile complex stands as a testament to that ascent, a giant leap towards securing our borders and empowering our brave soldiers. पर हमारा ये सफर उत्तर प्रदेश सरकार की बेमिसाल सहयोग के बिना संभव नहीं हो सकता था। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी का धन्यवाद करता हूँ। सर, आपने गुड गवर्नेंस को प्राथमिकता देने के साथ ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देते हुए जिस तरह से प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने का निश्चय लिया है, आपकी इसी निश्चय ने इस फैक्ट्री को सिर्फ 15 महीने में पूरा करने में अहम भूमिका निभाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका उत्तर प्रदेश को वाइब्रेंट और एम्पावर्ड बनाने का विजन हमारे देश की आकांक्षाओं से पूरी तरह जुड़ा हुआ है और हम इस साझेदारी के लिए आपका बहुत आभारी है। The Indian Army, the bedrock of our nation's security, deserves our deepest respect and gratitude. Their selfless service, unwavering courage, and supreme sacrifices have safeguarded our borders for decades. This complex is a humble tribute to their dedication, and it is our commitment to equip them with the best possible equipment to defend our nation. Respected Chief of Army Staff, the opening of doors for private sector participation in ammunition manufacturing and supply marked a turning point, and we are honored to be entrusted with this responsibility. For decades, India relied heavily on foreign imports for defense needs. This dependence not only constrained our strategic autonomy, but also limited our economic potential. However, under the leadership of our chairman, Shri Gautam Adani, Adani Defence and Aerospace has embarked on a mission to change this narrative. We are driven by a deep sense of national pride and a commitment to empowering India's defence ecosystem. This complex, which will be spread across 500 acres, is a marvel of technology and integration. Starting today, it will be producing a staggering 150 million rounds of ammunition annually, which is 25% of India's requirement, catering to the diverse needs of Indian Armed Forces. But it is not just about quantity. We are committed to the highest level of quality, reliability, and safety. With the continued support from the UP government and the Indian Armed Forces, this complex will further house facilities for manufacturing 200,000 rounds of large caliber artillery and tank ammunition, which will be operational in 2025, and 5 million rounds of medium caliber ammunition, which will be operational in 2026. We will also be starting short-range and long-range missiles, making it one-stop shop for India's ammunition and missiles needs. इस प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट सिर्फ डिफेंस सेक्टर तक सीमित नहीं होकर बहुत आगे तक है, with an investment of 1,500 crores, which will scale up to 3,000 crores in the next 5 years. ये प्रोजेक्ट सीधे तौर पर 4,000 लोगों को रोजगार देगा, साथ ही इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट पर भी उसका इफेक्ट आएगा, 5 गुना इफेक्ट आएगा.
MSME और लोकल इकोसिस्टम पर भी इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। ये कॉम्प्लेक्स सस्टेनेबिलिटी का एक जीता जागता सबूत होगा जो सोलर पावर और वेस्ट मैनेजमेंट जैसी टेक्निक को इस्तेमाल करेगा। In the path of nation building, Adani Group is fostering growth with goodness for all communities. In this regard, I would like to make some announcements. To help the local communities, we will take the Baraigarh Primary Health Center, located just 2 kilometers away from this facility, under Adani Foundation. We will completely revamp the facility and equip it with latest facility to ensure quality healthcare for the people in the nearby villages and towns. To gratitude the invaluable contribution by Indian Armed Forces for the country, we will provide necessary support to the schools for the underprivileged children run by the Army, Navy, Air Force Wives Activity Trust. It will be our humble contribution towards upliftment of underprivileged children's life, which will be of immense pride for us. And finally, to promote industry-academia relationship, we are going to sign an MOU for research and academic collaboration with Aerospace Department of IIT Kanpur. This inauguration is not just a celebration, it is a call to action. It marks a significant steps towards achieving self-reliance in the defense sector. But the journey is far from over. We are committed to working hand in hand with the government, the Indian Armed Forces, and our industry partners to build a robust and self-sufficient defense ecosystem. We will strive to not only meet our domestic needs, but also emerge as a global leader in defense manufacturing, exporting our expertise and capabilities to the world. Let us remember the words of Swami Vivekananda. We are the makers of our own destiny. With unwavering determination and collaborative efforts, we will make this dream a reality. Thank you. Jai Hind. मैं श्री करण अदानी का उनके उत्साहवर्धक संबोधन के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। देवी और सज्जनों, मैं जनरल मनोज पांडे, PVSM, AVSM, BSM, ADC से विनम्र निवेदन करती हूँ कि कृपया दर्शकों को संबोधित करें। आइए जोरदार तालियों के साथ उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, मंच पर उपस्थित महानुभाव, गवर्नमेंट फंक्शनरीज present here, industry leaders, ladies and gentlemen, a very good afternoon and Jai Hind to everybody. Atmanirbharta or self-reliance as a strategic imperative has been underscored by recent events in the geopolitical landscape of the world. The impact of external dependency for critical components, supply chain disruptions, and weaponization of denial regimes came to the fore during the pandemic, as also from the lessons of the ongoing Russia-Ukraine conflict. These developments reinforce the fundamental fact that the security of the nation can neither be outsourced nor be dependent on the largesse of others. The need to be self-reliant in meeting our defense requirements is hence an inescapable necessity. As guardians of the nation's security, we are seized with the need to completely wean away from import dependencies for our capability development requirements. Modernization and technology infusion into our war fighting system, therefore, is being given effect in conformity to our commitment to the vision of Atmanirbharta.
multiple initiatives by the government and the Indian Army to provide enabling environment in terms of policy provisions, licensing norms, establishment of defense industrial corridors, and hand-holding in terms of trials and testing have given significant fillip to defense manufacturing ecosystem and has resulted in major contracts being awarded to the Indian defense industry. Concurrent to our initiatives to transform ourselves into an Atmanirbhar and future-ready force as regards acquiring new weapon platforms, equipment and systems, is the need to be able to indigenously source or produce all that is necessary to fight. That is, the ammunition, spares, and other maintenance requirements. Strategic prudence dictates that indigenous capacities in ammunition production is a crucial factor in maintaining operational readiness at all times. The Indian Army has large ammunition inventory comprising around 175 variants of different caliber and type. These range from ammunition for vintage platforms to advanced precision-guided munitions. Out of these, 134 ammunition variants have already been indigenized through efforts of the DRDO, Defense Public Sector Units, and the private industry. However, due to production constraints, capacities, and large requirement for both operational and training needs, there exists a demand versus supply gap which needs to be met through a diverse indigenous vendor base of private industry. Manufacturing of ammunition is a high technology, high cost venture and mandates significant investments in research and development, infrastructure, testing and evaluation facilities to ensure that very stringent standards of safety and performance are achieved. Production and manufacture of ammunition of the desired specification and its sustenance throughout the lifespan is a complex process requiring advanced manufacturing techniques and quality control checks at every stage. This includes checks with respect to raw materials, process testing, lot testing, sampling, and traceability protocols to mitigate any risk of defects. Most of the ammunition categories proposed for manufacturing by the Indian Army also have sufficient export potential. With evolving global security environment, the demand for ammunition worldwide is expected to grow manifold. Considering the limited players in the field worldwide with expertise in ammunition manufacturing and our competitive manufacturing cost, the industry will have huge advantage. The export potential, according to one estimate, is approximately 16,000 crore per annum. Therefore, to emerge as a global hub for niche technology and innovation in the field of ammunition, it is imperative to maintain the desired quality and global standards. To encourage industry participation in ammunition manufacturing, multiple policy changes were undertaken, and these include interactive RFP formulation in consultation with the industry, broad-banded technical specifications to encourage wider participation and offering of existing infrastructure and ammunition components for trials. This transformative initiative of the government has begun to show tangible results, and these state-of-art facilities for ammunition and missiles we are witnessing today, including the present one, are testimony to the indigenous production and supply chain ecosystem
that is taking shape. I am happy to share that more than 85% of our ammunition is being sourced indigenously. Multiple cases are in advanced stages of rectification. To further promote this initiative, the Indian Army has carried out a holistic review to come up with a time-bound indigenization plan of all ammunition currently imported by onboarding private industry. Accordingly, a well-defined roadmap has been put in place based on the type of ammunition and existing capacities. 32 variants of ammunition in 12 categories were identified in Phase 1 for manufacture by the Indian industry. All cases are likely to fructify in the next 1 year as per the envisaged timelines. Approval has been already obtained for 5 additional ammunition categories to be developed in Phase 2. Simultaneously, make programs for developing new generation ammunition, including the electronic fuses currently not held in the inventory, are also being progressed. I am sanguine and confident that with the enthusiasm and intent displayed by our industry, the residual import dependence shall be adequately addressed in the coming years. I wish to underscore here that with India's established expertise, competitive manufacturing cost, and increasing capacities in ammunition production, we shall soon realize the vision of Make in India, Make for the World by becoming net exporter for ammunition. As a key consumer and a stakeholder in the indigenous defense industry ecosystem, the Indian Army wishes all stakeholders the very best and urges that we all collectively contribute to the aspirations, goals and objectives of a rising India through our resolve and commitment to Atmanirbharta. Thank you and Jai Hind. मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने एक संदेश रिकॉर्ड करके भेजा है। यह संदेश हमें उनके विचारों से रूबरू कराएगा और साथ में प्रेरणा भी देगा। आदरणीय श्री राजनाथ सिंह 2019 से हमारे रक्षा मंत्री और 2014 से लोकसभा में सदन के उपनेता हैं। वे भाजपा की एक अनुभवी नेता है जिन्होंने अपना करियर आरएसएस स्वयंसेवक के रूप में शुरू किया था। वे 2005 से 2009 तक और फिर 2013 से 2014 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य में भी पार्टी की सेवा की और जहां से उन्होंने अपना राजनीतिक करियर शुरू किया। यहां पर उन्होंने 2000 से 2002 तक मुख्यमंत्री का दायित्व निभाया। इसके अलावा उन्होंने केंद्र सरकार में रहते हुए कई मंत्रालय जैसे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, कृषि और 2014 से 2019 तक गृह मंत्रालय में कैबिनेट स्तर के मंत्री की भूमिका अदा करी। आइए हम सभी उनके इस महत्वपूर्ण संदेश को सुने और सराहें। नमस्कार। उत्तर प्रदेश के डायनेमिक एंड प्रोग्रेसिव चीफ मिनिस्टर श्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कमिश्नर श्री मनोज कुमार सिंह, अडानी इंटरप्राइजेस के डायरेक्टर श्री जीत अडानी जी, अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्री आशीष राजवंशी जी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के सीनियर मेंबर्स, इंडस्ट्री और मीडिया के मेरे साथियों, अडानी डिफेंस द्वारा बनाए जा रहे इंटीग्रेटेड एम्यूनिशन कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन पर आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। ये काफ़ी प्रसन्नता की बात है कि इस तरह का प्रकल्प उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट
मेरी शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक रहता है। अब वो भी अगर डिफेंस सेक्टर की कोई इंडस्ट्रियल यूनिट इस तरह से उत्तर प्रदेश या कानपुर में शुरू हो रही है तो निश्चित रूप से यह मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। इस समारोह में मैं व्यक्तिगत तौर पर आना चाहता था, परंतु ऑफिशियल व्यस्तताओं के कारण नहीं आ पा रहा हूँ। क्योंकि डिफेंस सेक्टर एक हाई टेक्नोलॉजी सेक्टर है, तो मैंने सोचा क्यों न टेक्नोलॉजी का भी उपयोग करके आप सबके भी अपनी हाजिरी दर्ज कराऊं और आप लोगों को अपनी शुभकामनाएं भी। भारत का जो नेबरहुड है वो एक रादर डिफिकल्ट जियो पॉलिटिकल नेबरहुड है। अपनी जियो पॉलिटिकल रियलिटीज को देखते हुए भारत के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि अपने रक्षा क्षेत्र को मजबूत बनाकर रखें। साथ ही भारत जैसा महान एवं प्राचीन सभ्यता वाला देश, भारत जैसा विशाल अर्थव्यवस्था वाला देश अगर विश्व पटल पर सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करना चाहता है तो उसके लिए जरूरी है कि भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन रहे। भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी से हम ग्लोबल अफेयर्स में अपने इंडिपेंडेंट व्यूज को रख सकेंगे, इंडिपेंडेंट एक्टिविटी हम कर सकेंगे और यह स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी आती है रक्षा क्षेत्र की मजबूती से ही। रक्षा क्षेत्र की मजबूती के मूलतः दो पहलू होते हैं। एक तो सैन्य बलों की मजबूती, उनकी ट्रेनिंग, उनकी प्रिपेयर्डनेस, उनके पास जो आर्म्स एंड एमुनिशंस हैं उसकी उत्कृष्टता, और दूसरा होता है उसके पीछे का इंफ्रास्ट्रक्चर यानी टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बेस और डिफेंस इंडस्ट्रियल बेसिस। वर्ष 2014 में जब से हमारी सरकार आई है तब से हमेशा से हमारा यह प्रयास रहा है कि हम हमारे जवानों को बेहतरीन सुविधा उपलब्ध कराएं, बेहतरीन ट्रेनिंग उपलब्ध कराएं, बेहतरीन साजो सामान उपलब्ध करवाएं, और इसके साथ ही हमने बैक एंड पर भी उतना ही ध्यान दिया है ताकि हम अपने डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स और अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेस को और मजबूत करें। साथियों, इस दिशा में हमने कई सारे कदम उठाए हैं जिनसे आप सब भली भांति परिचित होंगे। जैसे डिफेंस पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट जारी की गई, इंडस्ट्री लाइसेंसिंग प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया गया, एफडीआई कैप को बढ़ाया गया, प्राइवेट सेक्टर के लिए इस्तेमाल के लिए गवर्नमेंट ओन्ड ट्रायल एंड टेस्टिंग फैसिलिटी उपलब्ध कराई गई। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना हुई। इसी कंटेक्स्ट में एक बात मैं बोलना चाहता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता हूँ, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी रह चुका हूँ, तो उत्तर प्रदेश के प्रति स्वाभाविक रूप से मेरा एक विशेष लगाव भी रहता है। इसलिए उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की प्रगति का मैं लगातार जायजा लेता रहता हूँ और इसी प्रगति की श्रृंखला में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है इस यूनिट की स्थापना। मैं इस अवसर पर सभी स्टेक होल्डर्स को, जो भी इससे जुड़े हुए, फिर चाहे वो सप्लायर्स हों, कंस्ट्रक्शन एजेंसीज हों, जो वर्कर्स हों, सभी को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ और साथ ही उत्तर प्रदेश की जनता को, विशेष तौर पर कानपुर की जनता को भी मैं बधाई देता हूँ। यह यूनिट सभी स्टेक होल्डर्स के लिए मंगलकारी हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं अपना समाप्त करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। देवी और सज्जनों, हमारे अगले अतिथि का परिचय देना आवश्यक नहीं है क्योंकि वो ऐसी विभूति है अच्छी तरीके से परिचित है। मेरे शब्दकोश में उनकी भी मैं मेरे सीमित ज्ञान और क्षमता के साथ एक प्रयास कर रही हूँ। देवी और सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का परिचय करवाते हुए मुझे अपार हर्ष एवं गर्व की अनुभूति हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने
26 वर्ष की छोटी आयु में लोकसभा के सदस्य के रूप में अपनी यात्रा आरंभ की और 5 बार गोरखपुर से निर्वाचित होकर उन्होंने राजनीति में अपना एक मजबूत पहचान बनाई। गोरखनाथ मठ के महंत के रूप में उनका आध्यात्मिक जीवन भी समाज के लिए एक प्रेरणा है। हिंदू युवा वाहिनी के संस्थापक के रूप में उन्होंने युवाओं को एक नई दिशा और मंच प्रदान किया। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में विजय प्राप्त की और उन्होंने दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। आइए जोरदार तालियों के साथ उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। अब मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगी कि वे डिजिटल रूप से हमारी दोनों सुविधाओं का उद्घाटन करें। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि कृपया हमारे साथ अपने अमूल्य विचार साझा करने की कृपा करें। उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में अडानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की तथा हैदराबाद में भी अडानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज की परियोजना के शुभारंभ कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष माननीय श्री सतीश महाना जी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण, औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, एमएसएमई विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी जी, प्रदेश के अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास के आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, एमडी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन श्री करण अडानी जी, निदेशक अडानी ग्रुप से अजीत अडानी जी, सीओ डिफेंस एंड एरोस्पेस अडानी ग्रुप से आशीष राजवंशी जी, आज के इस समारोह में विशेष रूप से उपस्थित यहाँ पर इस क्षेत्र के हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, आर्मी और प्रशासन से हमारे जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और अडानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए सभी यहाँ के उपस्थित सभी अधिकारी और यहाँ के कार्मिकगण, उपस्थित महानुभाव, मेरे लिए यह अत्यंत आह्लादित क्षण है कि जब उत्तर प्रदेश ने 2018 में अपना पहला इन्वेस्टर समिट आयोजित किया था, तब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर 2 डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की घोषणा की थी। भारत की रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को ध्यान में रख करके ये 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं थी। एक सुदूर दक्षिण में तमिलनाडु में और दूसरा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की घोषणा उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इन्वेस्टर समिट के आयोजन में किया था। और मुझे प्रसन्नता है
कि प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर जिन 6 नोड्स की घोषणा की थी, उन 6 नोड्स में अलीगढ़, आगरा, कानपुर, लखनऊ, झांसी और चित्रकूट के 6 नोड्स में आज एक महत्वपूर्ण डिफेंस एंड मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई इस महत्वपूर्ण यूनिट ने अपना मैन्युफैक्चरिंग का कार्य प्रारंभ किया है। मैं इसके लिए अडानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को हृदय से बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के लिए 5000 हेक्टेयर के एक बड़े लैंड बैंक को बनाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है, और जिसमें से हमारे पास अब तक लगभग 5000 एकड़ लैंड हम लोगों ने लैंड बैंक के रूप में प्राप्त किया है, जिसमें अलग अलग नोड्स पे कार्य प्रारंभ हुआ है। उत्तर प्रदेश में इस अलग अलग नोड्स में जो कार्य अब तक प्रारंभ हुए हैं, जिसमें लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस एंड एरोलाई टेक्नोलॉजीज, झांसी में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड और टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ग्लोबल इंजीनियरिंग लिमिटेड और डब्ल्यूबी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड, इन सभी के द्वारा ये कार्य प्रारंभ हुआ है। अलीगढ़ में शंकर रिसर्च लैब्स, एलएलपी एंड एमिटेक इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल हैं, जिनमें अब तक कार्य प्रारंभ हुआ है, और जिसमें कानपुर में अडानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, अनंत टेक्नोलॉजीज एंड जेंसर एरोस्पेस, ये सभी इन अलग अलग नोड्स में कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2 इस दिशा में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित हो रहे हैं, जिसमें दोनों आईआईटी कानपुर और आईआईटी बीएचयू, इन दोनों को इसके लिए नामित किया गया है, और इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने भी उत्तर प्रदेश में टेस्टिंग सुविधा का इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए सहयोग करने में अपनी साझेदारी दिखाई है। उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी अपना सहयोग प्रदान करने की कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर में डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर की एमएसएमई एंड स्टार्टअप की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के लिए जो भी सहयोग की आवश्यकता पड़ती है, उसके लिए एक अनुकूल वातावरण प्रदेश के अंदर बनाने का कार्य हुआ है, और इसके पीछे का उद्देश्य भारत को सुरक्षा के क्षेत्र में न केवल आत्मनिर्भरता, बल्कि इसके माध्यम से हम न केवल अपनी स्वयं की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें, बल्कि देश की सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा की स्थिति को सुदृढ़ बनाने के साथ साथ इस क्षेत्र में जो दुनिया की आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी भारत अपना योगदान दे सके, इसके लिए उत्तर प्रदेश का यह एक महत्वपूर्ण केंद्र जो 6 नोड्स में विकसित हो रहा है, यह एक मील का पत्थर साबित होगा, यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर देश के डेवलपमेंट में और भारत की आर्थिक उन्नति में ब्रेकर नहीं बल्कि ब्रेक थ्रू का काम कर रहा है। यह वही उत्तर प्रदेश है जिसमें 2017 के पहले जिस उत्तर प्रदेश को देश के विकास की सबसे बड़ी बाधा माना जाता था, आज यह उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में सर्वांगीण विकास के नित नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। अभी आपने देखा होगा 19 फरवरी को ही प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आए थे। गत वर्ष हम लोगों ने प्रदेश का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित किया था। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में उत्तर प्रदेश को 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, और इनमें से महत्वपूर्ण होता है कि निवेश के प्रस्ताव वहीं पर प्राप्त होंगे जहां पे व्यक्ति की सुरक्षा के साथ साथ पूंजी की सुरक्षा की भी पुख्ता व्यवस्था की गारंटी हो।
जिस प्रदेश में पहले कोई निवेश नहीं करना चाहता था। मुझे याद है आज उत्तर प्रदेश विधानसभा के हमारे स्पीकर श्री सतीश महाना जी 2017 में प्रदेश के औद्योगिक विकास के हमारे मंत्री थे और पहले इन्वेस्टर समिट में के समय इन लोगों को आशंका थी कि यूपी में सचमुच कोई आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि वातावरण बहुत खराब था। ये डिफेंस कॉरिडोर की बात तो दूर, हां 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर जगह जगह तमंचे जरूर लहराए जाते थे, लेकिन आज तमंचे नहीं बल्कि हम टेक्नोलॉजी का बेहतरीन उपयोग कर रहे हैं और आज उत्तर प्रदेश के नौजवानों के हाथों में तमंचे की जगह टैबलेट देखने को जरूर मिलता है। और बदली हुई कार्यशैली और एक नई कार्य संस्कृति उत्तर प्रदेश के अंदर हम देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में जहां 2017 के पहले रंगदारी वसूली की जाती थी, आज रंगदारी नहीं बल्कि पीएम स्वनिधि योजना उत्तर प्रदेश के उन छोटे छोटे व्यापारियों के लिए आर्थिक स्वावलंबन का आधार बन रही है। जो उत्तर प्रदेश में पहले दंगे होते थे, आज उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए खेल की एक नई संस्कृति को विकसित करके दंगल जैसी प्रतियोगिताओं के माध्यम से उन्हें गोल्ड मेडल जीतने के लिए ओलंपिक में या एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने के एक नए अवसर उत्तर प्रदेश प्रदान कर रहा है। और जहां कर्फ्यू लगता था, आज शानदार तरीके से कावड़ यात्राएं उत्तर प्रदेश की एक उत्सव प्रदेश के रूप में बदलने का भी कार्य कर रहा है। ये जो नई कार्य संस्कृति पैदा हुई है, इस बदले हुए परिवेश में हम सबको इसका लाभ लेना चाहिए। और अभी 19 फरवरी को प्रधानमंत्री जी का आगमन 10,24,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्तावों को जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य एक साथ हम लोगों ने लखनऊ में आयोजित किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर का जितना शानदार कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है, आज सबसे देश के अंदर 40% एक्सप्रेसवे यूपी के अंदर है और गंगा एक्सप्रेसवे बनने के बाद देश के कुल 55% एक्सप्रेसवेज अकेले यूपी के अंदर होंगे। एयर कनेक्टिविटी में उत्तर प्रदेश के अंदर बेहतरीन स्थिति है। आज 9 एयरपोर्ट हमारे क्रियाशील हैं, जिनमें 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। 2017 के पहले केवल 2 एयरपोर्ट हमारे पास थे। अभी कुछ ही दिनों के बाद इसी मार्च के प्रथम सप्ताह में हमारा प्रयास है कि 10 नए एयरपोर्ट हम एक साथ चालू करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। और इस वर्ष में हम लोग भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट को, जेवर एयरपोर्ट को भी हम प्रारंभ करने वाले हैं। एमआरओ की हमारी पॉलिसी आ चुकी है। भारत का पहला एमआरओ भी हम लोग जेवर के पास स्थापित करने जा रहे हैं। इस नए स्थिति में आज यहां पर आपने देखा होगा एकदम वीरान क्षेत्र था ये, और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की जब बात आई थी तो महाना जी का भी और यहाँ के हमारे जनप्रतिनिधियों का आग्रह था कि इस पूरे क्षेत्र में इसको डेवलप किया जाए। और मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ पर यहाँ पे अडानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज को, कि अडानी ग्रुप ने इसमें रुचि ली और एक साथ 500 एकड़ क्षेत्र में वह इसको डेवलप कर रहे हैं। मेरा उनसे आग्रह होगा कि आईआईटी कानपुर बहुत दूर नहीं है और कानपुर में हमारे 2 महत्वपूर्ण ऐसे टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है, एक आईआईटी कानपुर है और एक एचबीटीयू है। इन लोगों के साथ मिलकर के यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट का एक बेहतरीन सेंटर स्थापित हो सकता है। यहाँ के युवाओं को यहाँ का जो स्किल है उसको स्किल में बदलने के लिए अगर हम कार्य कर पाएंगे तो इंडस्ट्री के लिए यहाँ पे स्किल मैन पावर की उपलब्धता होगी और फिर उस स्किल मैन पावर यहाँ की न केवल यहाँ के लिए बल्कि यहीं से कुछ ही दूरी पे हम बुंदेलखंड में 46 वर्ष के बाद उत्तर प्रदेश में किसी एक नए औद्योगिक क्षेत्र का विकास बीडा के रूप में करने जा रहे हैं। झांसी बुंदेलखंड औद्योगिक विकास क्षेत्र के रूप में विकसित करने जा रहे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण केंद्र होगा। आप याद करिए कि आज से 46 वर्ष पहले नोएडा की स्थापना हुई थी। नोएडा की स्थापना से लेकर पिछले 46 वर्ष में मात्र 33,000 एकड़ लैंड उनके पास आ पाई डेवलपमेंट के लिए।
लेकिन बीडा को हम पहले चरण में ही 37,000 एकड़ लैंड उपलब्ध कराने जा रहे हैं और देश की सबसे बेहतरीन औद्योगिक नगरी के रूप में हम उसको विकसित करने जा रहे हैं। इस पे हमारा कार्य प्रारंभ हो गया है। उस दृष्टि से यहां पे अब स्किल डेवलपमेंट के इस प्रकार के सेंटर स्थापित करना, जो उत्तर प्रदेश जिसकी 56% आबादी कामकाजी है, उस कामकाजी प्रतिभा को, युवा को यहीं पे रोजगार उपलब्ध हो सके, यहीं पे नौकरी की गारंटी हो सके, इसके लिए इस प्रकार के अच्छे स्किल डेवलपमेंट सेंटर को भी अगर हम विकसित करने की दिशा में इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूशन मिलकर के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकेंगे तो उसके बेहतरीन परिणाम आएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आज यहां पर अडानी ग्रुप के द्वारा डिफेंस सेक्टर से जुड़े हुए जिस महत्वपूर्ण संस्थान का कानपुर में और हैदराबाद में शुभारंभ हो रहा है, यह न केवल भारत की रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता में योगदान की एक महत्वपूर्ण कड़ी होगी, बल्कि भारत के साथ साथ डिफेंस सेक्टर को, भारत को दुनिया का एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित करने में भी अपनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका का यह निर्वहन कर पाएगा। अडानी ग्रुप को इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए आज यहाँ पे हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए हैं, सेंट्रल कमांड के हमारे जीओसी कमांडर इन चीफ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आर्मी के हमारे अन्य अधिकारीगण भी उपस्थित हुए हैं। इन सब का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि इनकी उपस्थिति हमारे युवाओं को डिफेंस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। एक बार फिर से आज के इस अवसर पर मैं अडानी ग्रुप को, यहाँ के अपने सभी जनप्रतिनिधियों को, कानपुर वासियों को और डिफेंस सेक्टर में जो भी लोग रुचि लेने के इच्छुक हैं, उन सबको इस सफलता के लिए हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं कि वे लोग भी अब अपने अपने नोड में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ा करके डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के पीछे प्रधानमंत्री जी की जो मंशा है, उस मंशा के अनुरूप अपना परिणाम हम सबके सामने प्रस्तुत करने का कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। श्री योगी आदित्यनाथ जी, आपकी प्रेरणादायक और उत्साहवर्धक शब्दों के लिए आपका धन्यवाद। एक उत्कृष्ट सीईओ एक प्रेरक है जो सपनों को वास्तविकता में बदलता है, एक पुल है जो दृष्टि को उपलब्धि से जोड़ता है। इस संदर्भ में अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस वास्तव में ऐसे कुशल लीडर को पाकर भाग्यशाली है। उन्होंने अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस में एक अग्रणी भूमिका निभाते हुए इनोवेशन और इंडियनाइजेशन को एक नई दिशा प्रदान की है। उनकी शिक्षा और उनकी उपलब्धियां और अडानी समूह को दिया गया योगदान न केवल उन्हें एक प्रेरणा स्रोत बनाता है, बल्कि भारतीय उद्योग जगत में उनको एक अनूठी पहचान भी प्रदान करता है। आइए हम सभी श्री आशीष राजवंशी, सीईओ अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस का हार्दिक स्वागत करते हैं। Chief Minister of Uttar Pradesh, Shri Yogi Adityanath ji, Honorable Chief of Army Staff, General Manoj Pandey, PVSM, AVSM, VSM, ADC, respected Shri Satish Mahana ji, Shri Nand Gopal ji, Shri Manoj Singh ji, Army Commander Lieutenant General NS Raja Subramanian, PVSM, AVSM, SM, VSM, esteemed dignitaries from Uttar Pradesh government, distinguished members of Indian Armed Forces, Ministry of Defence, senior members and friends from media. As we draw the curtains on this momentous occasion, I stand before you filled with a profound sense of pride and optimism. आज आपने एक एमिनेशन एंड मिसाइल्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है और उसके साथ एक ऐसी चिंगारी को जलाया है जो आत्मनिर्भर भारत की राह को रोशन करने की क्षमता रखती है। This accomplishment is a testament to the collective spirit of collaboration and unwavering dedication. It's a shining example of what can be achieved when the government, the industry, and the armed forces come together
उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी, आपके मार्गदर्शन और दूरदर्शिता के लिए हम आभारी हैं। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में हमारी क्षमता को बढ़ावा देने में आपके विश्वास की अहम भूमिका रही है। आपकी डबल इंजन की सरकार ने इन्वेस्टर्स के लिए एक अनुकूल माहौल बना दिया है। रेड टेप कल्चर से रेड कारपेट कल्चर के बदलाव के कारण रिकॉर्ड समय में यह फैसिलिटी बनकर तैयार हुई है। थैंक यू सो मच। हाल ही में लखनऊ में हुई ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में माननीय प्रधानमंत्री ने दूसरे प्रदेशों को उत्तर प्रदेश के जैसा विकास करने की सलाह दी है। ये आपके यूपी और इंडिया के लिए दिए गए योगदान का सबूत है, जो हर भारतीय को भारतीय की विकास यात्रा से जुड़ने के लिए प्रेरित करती है। टू द इंडियन आर्मी, द custodians of our national security, we offer our deepest gratitude. Honorable Chief of Army Staff, the courage and selfless service of Indian Army inspire us every day. This complex stands as a symbol of our unwavering commitment to equip the Indian Army with the best-in-class ammunition and missiles you need to defend our nation. We thank you for your presence and giving us an opportunity to serve you. The journey that led us here all began with the vision and unwavering spirit of our chairman, Mr. Gautam Adani. He saw not just an opportunity to make a humble contribution to Indian Armed Forces, but a nation rising above dependence, a Bharat claiming its rightful place as a self-reliant and a self-sufficient nation. Thank you, Gautam Bhai, for inspiring us every day. The impact of this complex goes beyond the realm of ammunition and missiles. It represents a beacon of opportunity, poised to create employment and empower countless individuals through its ripple effect on the local economy. We are committed to ensuring that this progress is inclusive and sustainable, fostering growth while preserving our environment for generations to come. भविष्य को देखते हुए हम मानते हैं कि ये फैसिलिटी एक लंबी कहानी का पहला चैप्टर है। यह सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है, बल्कि हमारी सेल्फ सफिशिएंसी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की ऊंचाइयों तक ले जाने वाला मंच है। Together, let us transform this inauguration ceremony into a catalyst for action, translating the potential of this complex into a resounding reality. Let us continue to work hard towards a future where India stands tall on a global stage, not just as a self-reliant nation, but as an inspiration for others. Would like to close with a few lines which have always inspired us to do more for the country. लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर कोई मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू सो मच। जय हिंद।